ओके, तो जैसे ए से लेकर बी तक इसकी लेंथ ए ले लो, तो लेंथ को ना ए बी बोलते हैं, ए बी लेंथ को ए ले लें, और ए से बी तक की डायरेक्शन को ए कैप बोल दें, तो दोनों मिलके ये वेक्टर ए बी हो जाता है। ध्यान दो, वेक्टर ए बी हो गया मैग्नीट्यूड, ए बी क्या है, लेंथ, लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं, और बोलने में तो कहते हैं प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन राइटिंग में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ए कैप ऐसे लिखते हैं। वेक्टर ए बी हो गया ए कैप, और वेक्टर ए बी को वेक्टर ए से डिनोट भी कर सकते हैं। वेक्टर ए से डिनोट किया तो वेक्टर ए ये वाला वेक्टर को डिनोट करता है, और ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है ये, और ये डायरेक्शन को डिनोट करता है ये वाला यूनिट वेक्टर ए, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड मॉड से डिनोट किया जाता है, वो 1 होता है। तो जैसे वेक्टर ए इक्वल टू ये जो ए दिखता है ये वाला, इसे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कह सकते हो। वेक्टर ए बी की लेंथ और उसके बाद क्या, डायरेक्शन। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए बी की लेंथ क्या, ए, और ए कैप। अगर आपको डायरेक्शन का पता करना हो, मान लो आपको डायरेक्शन चाहिए, ओनली डायरेक्शन, तो इसका मतलब होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए। वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवीजन कर दें तो डायरेक्शन आ जाती है। दिस इज ऑल्सो रिटन एज वेक्टर ए बाई मॉड ए। यहां पर ध्यान दें, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए का मतलब है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये एक तरह का फार्मूला बन गया, इसको आपने याद करना है। अब यहां पर देखें कि वेक्टर ए बी की वैल्यू वेक्टर ए है, बिल्कुल वेक्टर ए बी को आपने यहां वेक्टर ए का नोटेशन दिया था। अगर वेक्टर ए बी ए के इक्वल है तो वेक्टर बी ए माइनस ए के इक्वल होगा। वेक्टर बी ए विल बी इक्वल टू माइनस ए। ए बी अगर प्लस ए है, ये माइनस ए को कहते हैं। अब आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ पैटर्न है और थोड़े से लर्न करने होते हैं, जैसे कि जीरो और नल वेक्टर। इनकी हेडिंग है यहां पर, यहां एक सेकंड, ये लिखा हुआ है, इसी को का फायदा उठाते हैं। जीरो और नल वेक्टर, किसी वेक्टर ए में माइनस ए को ऐड कर दें, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर, एक वेक्टर में उसी के नेगेटिव को ऐड कर दें, तो जो आता है उसी को जीरो वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। यह है ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। यहां पर देखो, ए से लेकर बी तक गए ऐसे, फिर बी से लेकर ए तक आए, तो हुआ क्या, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ए से बी पर गए, बी से ए पर गए, तो हुआ क्या, यू स्टार्टेड विद ए, यू एंडेड एट ए से बी पर, बी से ए पर, इसका मतलब वेक्टर ए हो गया। ये ए बी प्लस बी ए को वेक्टर ए बोलेंगे, और ए टू ए में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसलिए इसको वेक्टर जीरो कहते हैं, ए बी प्लस बी ए को। हाँ सर, इसके अंदर जो जीरो के ऊपर वेक्टर लगे उसकी क्या डायरेक्शन होगी? उसकी डायरेक्शन होगी जो ए और माइनस ए की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इसकी होगी। उन्हीं में से कोई एक डायरेक्शन, जैसे पॉजिटिव जीरो है ना, तो ये इसकी डायरेक्शन है, वेक्टर ए की डायरेक्शन मानी जाएगी।
ठीक है, ओके। यूनिट वेक्टर मैंने पहले ही बता दिया, वेक्टर ए जैसे है तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ ए। तो वेक्टर ए को हम ए कैप कहते हैं, यूनिट वेक्टर हो गया। और हाँ, यूनिट वेक्टर का कभी पता लगाना हो तो उस वेक्टर ए में आप ए का डिवीजन कर दो, और ए से ए को मॉड ए भी कहते हैं। किसी भी वेक्टर में उसके मॉड का डिवीजन कर दे तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, हाँ लाइक वेक्टर्स, ये टू वेक्टर्स हैं, ये लाइक हैं, लाइक पैरेलल होते हैं। ये देखो, ये मान लो वेक्टर है तो वो वेक्टर भी, ये कैसे हैं, लाइक वाले वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन हो जिनकी तो उन्हें लाइक कहते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो उन्हें अनलाइक कहते हैं। ये वेक्टर ए इस साइड और वेक्टर बी दिस साइड अपोजिट, ये अनलाइक पैरेलल हो गए, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। इसके बाद आता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर पैरेलल यही तो है, जो पैरेलल है उसी को कोलिनियर कहते हैं वेक्टर अलजेब्रे के अंदर, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रे के अंदर कोलिनियरिटी की और पैरेललिज्म की कंडीशन सेम होती है। जैसे कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, या एक ही लाइन में भी हो तो कोलिनियर है। दोनों की कंडीशन है ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। Two vectors are parallel if one vector is some constant times the other vector. ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म होती है। लेम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अनलाइक पैरेलल होंगे, और लेम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लाइक पैरेलल होंगे। कोई डाउट लगा हो पूछो बेटे, बता दूंगा। यहां पर भी इस फिगर में भी आप बने हुए आप देख सकते हो, लाइक पैरेलल, ये वेक्टर ए बना हुआ, इधर को, इधर से इधर को बना हुआ, और इसको ये वेक्टर बी बना हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनको लाइक पैरेलल कहते हैं। और इसकी कंडीशन होती है ए इक्वल टू लेम्डा बी, जिसमें लेम्डा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लेम्डा नेगेटिव हो गया तो वो अनलाइक पैरेलल की कंडीशन बन जाती है, ए इक्वल टू लेम्डा बी। यही पैरेललिज्म की कंडीशन है, यही कोलिनियरिटी की कंडीशन है, यही लाइक की, यही अनलाइक की। फर्क इतना है कि लाइक पैरेलल में लेम्डा पॉजिटिव होगा और अनलाइक पैरेलल में लेम्डा नेगेटिव होता है। और कंडीशन को याद करना, ये रहा अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट हों, ये ए टू बी डायरेक्शन हमने दी हुई है वेक्टर ए की, और यहां पर डायरेक्शन बी टू ए दी हुई है, डी टू सी दी हुई है, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये देखो। तो ये वेक्टर्स कैसे हैं, अनलाइक पैरेलल। कंडीशन इनकी भी वही है, ए इक्वल टू लेम्डा बी, लेकिन इसमें लेम्डा ना नेगेटिव होता है, मतलब लाइक ए इक्वल टू -3b तो अनलाइक पैरेलल हो गए, और ए इक्वल टू +3b तो लाइक पैरेलल हो गए। बस इतना ही फर्क होता है, और इसी को कोलिनियर भी कहते हैं। कोलिनियरिटी की डिफरेंट कंडीशन यहां पर नहीं है, वेक्टर अलजेब्रे के अंदर पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन सेम होती है। कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर सो मेनी वेक्टर्स सिंगल प्लेन में हों, सिंगल प्लेन का मतलब सारे के सारे वेक्टर फ्लोर पर हों, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इधर कोई फ्लोर पे दूसरा वेक्टर आर इधर अलग ही बना हुआ है, तो ये सारे मिलके ए बी सी वेक्टर आर सब के सब कैसे, कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है कोप्लेनर। If vectors lie in the same plane, then they are called coplanar vectors. वन डायमेंशन में होते होंगे ना कोप्लेनर? कोप्लेनर बेटे मतलब वन डायमेंशन तो 2 हो गए ना, प्लेन 2D में होता है जैसे प्लेन। ओके 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 सर, है ना।
प्लेन में बना दो, फ्लोर पे बना दो, बस सिंपल बात ये है। अच्छा, सम ऑफ वेक्टर्स कैन बी सम्ड, और वेक्टर्स ये देखा गया है दे फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ इसे कहते हैं ए प्लस बी फिर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप ए और बी को ऐड करें, बाद में सी ऐड करें, या आप बी और सी को प्लस करके बाद में ए ऐड करें, तो एसोसिएशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? एडिशन का। ये कम्यूटेटिव लॉ ये वाला, और ये वाला एसोसिएटिव लॉ होता है। उसके बाद इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसे ये ओ फॉर ओरिजिन ऑफ रेफरेंस ले लिया, और ये हमने ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए ले लिया। अगर ओ ए वेक्टर ए के इक्वल हो तो इस वेक्टर ए को कैपिटल ए का पोजीशन कहते हैं। देन वेक्टर ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है व्हाइट में। पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बोलते हैं। अगर ओ ए की वैल्यू ए है तो ऐसा कहते हैं। वेक्टर ए को क्या बोलते हैं? पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट वेक्टर। ये वेक्टर ए इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। और ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसकी छोटी सी कंसेप्ट एक और है। पोजीशन वेक्टर की एक बिल्कुल हल्की सी कंसेप्ट आपको और बताता हूं। जैसे ये ओ वेक्टर है, तो और ये है ओ टू ए पॉइंट ओ ए को आप वेक्टर ए बोलो। अगर ओ ए को वेक्टर ए बोलते हैं तो ए की पोजीशन वेक्टर ए मानी जाती है। उसके बाद एक और वेक्टर इधर ओ बी ले लो, वेक्टर बी, तो इस बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बी बोली जाएगी। अब आप ए टू बी ज्वाइन कर दो, तो वेक्टर ए बी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फिगर। अगर आपको ओ ए दिया हुआ है, ओ बी बी दिया हुआ है, कहने का मतलब ए की पोजीशन ए दी हुई है और बी की पोजीशन बी दी हुई है, तो इस फिगर में आप वेक्टर ए बी निकाल सकते हो। वेक्टर ए बी की वैल्यू आएगी ए ओ प्लस ओ बी। ए टू ओ का मतलब है माइनस ए, और ओ टू बी का मीनिंग है प्लस बी। तो वेक्टर ए बी बन गया बी माइनस ए। बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। वेक्टर ए मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको वेक्टर ए बी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सर माइनस ए क्यों आया? सर माइनस ए क्यों आया? हाँ, आपने ओ टू ए प्लस ए लिया हुआ है, ध्यान से देखो, ओ टू ए प्लस ए लिया, तभी उसको पोजीशन कहते हैं। तो ओ ए की वैल्यू प्लस ए, तो ए टू ओ की वैल्यू, ए टू ओ की वैल्यू माइनस ए होगी, इसकी वैल्यू माइनस ए होगी, यहां लिखिए। इफ ओ ए इज प्लस ए देन ए ओ इज डिनोटेड बाई माइनस ए। रिवर्स डायरेक्शन को नेगेटिव से डिनोट करते हैं।
तो सर फिर ऐसे नहीं हो सकता था ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी? हाँ क्या, ओ ए ए बी प्लस, ओ बी। नहीं डायरेक्शन के हिसाब से चलना, ये वेक्टर अलजेब्रा है ना। इधर देखो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, आप यू विल स्टार्ट विद ए, यू विल एंड एट बी, ए टू बी है, ये डायरेक्शन फॉलो करनी है आपको। वेक्टर है ना, तो वेक्टर को फॉलो भी करना है। तो वेक्टर ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी चलना है। तो ए से चलिए बी पे पहुंचिए, रास्ता कौन सा है, ए से पहले ओ पर जाइए और फिर ओ से बी पर जाइए, देयर इज नो अदर पाथ। ओके सर। ए ओ की वैल्यू माइनस ए और ओ बी की वैल्यू प्लस बी, देयर इज नो कंफ्यूजन। और पूछो। ठीक है, तो ये रही पोजीशन। अब इसमें ना सेक्शन फार्मूला होता है जो आपके 3D में भी काम आएगा। सेक्शन फार्मूला ये है, यहां पर देखो, ये ए पॉइंट है, ए, इसकी पोजीशन वेक्टर ए, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस नीड नॉट बी रिटन एवरी टाइम। हम लोग ओरिजिन को बार बार कई बार नहीं लिखते, ठीक है। तो ए की पोजीशन वेक्टर ए, ओ कहां, इधर कहीं होगा, वो बार बार लिखा नहीं जाएगा। और बी की पोजीशन क्या है, वेक्टर बी। ये पोजीशन का मतलब है कोऑर्डिनेट वेक्टर, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी तरह वेक्टर अलजेब्रे में पोजीशन वेक्टर होता है। अच्छा, तो ये क्या है, पोजीशन है इसकी, मतलब ये कोऑर्डिनेट है। वेक्टर ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वेक्टर बी वेक्टर कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फिर आपको ये वेक्टर सी निकालना है। इस सी पॉइंट की क्वालिटी क्या है, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। सी ए बी को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करता है। तो वेक्टर सी की वैल्यू देखो, ये आई एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये सेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, यहां भी वैलिड होता है। और इन सब के ना प्रूफ्स हुआ करते हैं। एक्चुअली प्रूफ्स एग्जाम में आते नहीं, और उन्होंने फिर इतना टाइम भी हमें नहीं दे रखा होता है कि सारी चीजें आपको बताई जाए। फिर भी कोई इंटरेस्टेड है तो अलग से कोई पूछेगा, प्रूफ में बता, कोई भी चीज का प्रूफ है हमारे पास, सारों के प्रूफ्स होते हैं, पर वो क्लासेज में जनरली हम लोग नहीं कराते, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सर ये प्रूफ सिलेबस में है? प्रूफ कोर्स में तो सब कुछ होता है बेटा, बहुत कुछ होता है कोर्स में। ओके। बिल्कुल होता है, पर एग्जाम्स में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। फिर इंटरेस्ट हो तो जरूर बता देंगे। प्रूफ्स हार्ड नहीं होते, आसान होते हैं और अंडरस्टैंडेबल होते हैं। पर जनरल कॉमन स्टूडेंट, आपको इंटरेस्ट है, सिखाऊं अभी? सर बता दो। हाँ मैं करा देता हूं ये, लेकिन कॉमन पर्सन इसमें इंटरेस्ट लेता नहीं है। इधर देखो, लेंथ ए सी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ये देखो ए सी बाय सी बी लिखना, जो डायरेक्शन मेंटेन इज एम अपॉन एन, देखे रहे ना, अभी आएगा प्रूफ, बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। ए सी बाय सी बी एम इज टू एन। अब ये लेंथ लिखी हुई है हमने ए सी, अब देखे रहे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन ए सी इज इक्वल टू एम सी बी, ठीक है। अब देखो ए सी और सी बी ना, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ए सी पैरेलल टू सी बी है, वो भी कौन सा, लाइक पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है। इसलिए आप इसके ऊपर ना वेक्टर लगा सकते हो। अगर पैरेलल नहीं है तो वेक्टर नहीं लगा सकते, नहीं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर नहीं, मतलब ए सी और सी बी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड का फर्क एनएम एडजस्ट कर रहा। अब जो वेक्टर ए सी है, पहचानो, वेक्टर ए सी की वैल्यू बताओ आप। एम। नहीं बेटे, हाँ, ए सी की लेंथ एम है, आपने ठीक बताया। वेक्टर ए सी पूछ रहा हूं मैं, सी माइनस ए, सी को ना वेक्टर सी ले लिया गया, सी की वैल्यू आप निकालने जा रहे हो, तो वेक्टर ए सी की वैल्यू सी माइनस ए, वो जो एम बताई वो लेंथ सही है, वो एम। वेक्टर सी भी बता सकते हो, बी माइनस सी। यस, बी माइनस सी।
बस फार्मूला आ गया, इसमें से सी की वैल्यू निकालो तो वो फार्मूला रेडी हो जाएगा। एन सी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम बी माइनस एम सी। अब चलो आगे, एन सी ये रहा प्लस एम सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। अब ये आएगा एन प्लस एम इंटू वैक्टर सी, एम बी प्लस एन ए। सी की वैल्यू रेडी हो गई, एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। ये रहा इसका प्रूफ। प्रूफ कहीं भी आता जाता नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता ज्यादातर, वैसे ये प्रूफ है। ठीक है, ओके। ये पेज गलती से कोई आ गया यहाँ पर, ओके। तो सेक्शन फार्मूला आपको डायरेक्ट याद करना, अच्छा हाँ, प्रूफ्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो एनर्जी और कहीं यूज कर दो ना, जो प्रूफ में लगाने वाले हो वो एनर्जी और कहीं यूज कर दो, कोई और चीज लर्न कर लो, उसमें फायदा है। ओके, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। 2013 में 1 मार्क क्वेश्चन आया था। एक पी पॉइंट दिया इन्होंने, एक क्यू दे दिया। पी पॉइंट की पोजीशन 3a माइनस 2b है और क्यू पॉइंट की पोजीशन a प्लस b है रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब कहता है राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में जो एक जो 2:1 है ना, उसको 2:-1 रीड करते हैं। शायद आपको ज्योमेट्री से बिल्कुल पता है, ज्योमेट्री में 2D में भी कराया गया, आपको 3D में भी कराया गया। तो रेशियो 2:1 एक्सटर्नली वर्ड हो ना, तो 2:-1 से और इंटरनल वाला फार्मूला लगा दो तो वो चीज आ जाती है। तो यहां पर पॉइंट आ रहा है डिवाइडिंग पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:-1 करके, और इंटरनल वाला फार्मूला लगा दो। एक रेशियो को एक्सटर्नली वर्ड हो तो एक रेशियो को नेगेटिव कर देना, और इंटरनली वर्ड हो तो कुछ नहीं करना। अच्छा, वैसे ही आर ना पी क्यू के बाहर, एक्चुअल सिचुएशन ये है, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर ना बाहर होता है यहां। और 2:1 का मीनिंग है कि पी आर कितना है 2 और क्यू आर कितना है 1। वही यहां पे हमने बनाया भी है, देखो पी आर कितना बनाया 2, क्यू आर कितना बनाया 1 मैग्नीट्यूड, और वो -1 कर दिया क्योंकि एक्सटर्नल एक्चुअल फिगर तो ये है, आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमें आर का पता लगाना है, तो इस फिगर को ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ आर कैन बी फाउंड। आर के कोऑर्डिनेट्स आने लग गए, कैसे आएंगे? 2 इंटू दैट, वो पोजीशन है पूरी, 2 इंटू दैट, 2 इंटू ए प्लस बी, -1 इंटू दिस, -1 इंटू 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाई देयर सम 2 -1, 2 प्लस -1, और बस आ गया, यही है आंसर। 2a माइनस 3a माइनस a हो गया, 2b और प्लस 2b 4b हो गया, डिवाइडेड बाई 1, बस हो गया। ये आंसर है 4b माइनस a। बेटे डाउट बिल्कुल पूछेंगे, बताऊंगा। सर एक एक्सटर्नल का एक और भी फॉर्मूला होता है ना? कौन सा? यही होता है, m/-n कर देते हैं, फार्मूला तो सेम ही रहता है। इसके अंदर mb माइनस na अपॉन m माइनस nb कर देते हैं। हाँ हाँ, वही तो, यही तो फार्मूला लगा दिया ना हमने। ये है, ये इधर आ जाओ। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर ए, इसकी पोजीशन वेक्टर बी। तो सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m/-n। यही एक्सटर्नल रेशियो है। आप इस फिगर पर काम करें इंटरनली, ठीक है।
या आप इस फिगर पे काम करें, ए बी सी, यहां एक्चुअल फिगर ये नीचे वाली है, ये इसमें क्या है, ए सी एम बी सी एन, ये बोला जाएगा M/N एक्सटर्नली बोला जाएगा। M/N एक्सटर्नली को M/-N इंटरनली में चेंज करके आप काम करोगे, कभी भी लॉस नहीं होगा। तो वो ये फार्मूला क्या हो गया, ये वाला MB -NA इंटरनल कर दिया ना, NA बाई देयर सम M-N, यही तो आप बता रहे थे, यही तो मैं यूज कर रहा हूं। ओके सर, हाँ सेम है फार्मूला बेटा। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, मिड पॉइंट फार्मूला। इधर देखो, ए पॉइंट की पोजीशन वेक्टर ए, बी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बी, तो इनका मिड पॉइंट है ना ये सी एम या सी कुछ भी कह दो, ये होता है ए प्लस बी बाय 2, दिस पोजीशन प्लस दैट पोजीशन, पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन का एवरेज ले लो तो मिड पॉइंट बन जाता है। और ये अगर रेशियो λ/1 है, यहां ध्यान दो, ए बी है ये, सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ λ/1, और ए की पोजीशन वेक्टर ए, बी की पोजीशन वेक्टर बी, तो सी की पोजीशन ये आई क्या, लैम्डा बी ये रहा, प्लस 1 इंटू ए, ये रहा 1 इंटू ए, ये नीचे लिखा है 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय λ+1। M/N का फार्मूला λ/1 में चल जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम। सर ये कब यूज करते हैं फॉर्मूला? ये जब आप खुद अज्यूम करोगे, जैसे उन्होंने कोई रेशियो पूछ दिया मान लो आपसे, तो आप क्या M/N अज्यूम करोगे, तो M/N में क्या है, दो अननोन है, M और N दो निकालने पड़ेंगे। तो जब आप रेशियो को अज्यूम करोगे, लेट सी डिवाइड ए बी इन द रेशियो λ/1 आप अज्यूम करेंगे, आप M/N कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि M/N में मेहनत ज्यादा पड़ती है, उससे हो तो जाता है, मेहनत ज्यादा पड़ती है, λ/1 में मेहनत कम पड़ती है, जबकि रोल दोनों का एक ही है। इधर देखना, M/N कैन बी रिटन एज M/N/1, N का डिवीजन लगा दिया, रेशियो है, वो दोनों सेम है, जो वो लिखा है वो ये है, और दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक λ/1। तो जो काम M/N से होता है वही काम λ/1 से हो जाता है। λ/1 में एडवांटेज है कि λ/1 में एक अननोन है, सिंगल अननोन है। M/N में डिसएडवांटेज है क्योंकि उसमें 2 अननोन्स है। बाकी काम कैसे भी करिए, M/N से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर λ/1 से जब हमें अज्यूम करना होता है तो हम λ/1 अज्यूम करते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा आराम पड़ता है। ठीक है बेटे? यस सर। ये है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ए पॉइंट वेक्टर ए, बी पॉइंट ये रहा वेक्टर बी, सी पॉइंट वेक्टर सी, तीनों की पोजीशंस दी हुई है, पोजीशन दे दी। तो सेंट्रॉइड कहते हैं जी पॉइंट को जो मीडियन पर लाई करता है। ये मिड पॉइंट है, ये अल्टीट्यूड नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है ना, अल्टीट्यूड नहीं है, ये मीडियन है। तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया करता है। अब अगर आपको ए, बी और सी पॉइंट के पोजीशंस पता हैं तो सेंट्रॉइड याद करो, सेंट्रॉइड होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। फार्मूले की तरह याद कर लो और जहां आ जाए वहां काम करते रहिए। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, डिवाइड बाय 3 करें, और इसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड कहाँ लाई करता है? मीडियन के ऊपर, और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया करता है। ऊपर 2 होता है कि नीचे 2 ले? वर्टेक्स की साइड में 2 होता है, वर्टेक्स की साइड में 2। अच्छा, मीडियंस आर ऑलवेज कंकरेंट। यहां देखो एक और मीडियन बना दी मैंने, 2 वर्टेक्स साइड, 1 दूसरी साइड। फिर देखना एक और मीडियन ये रही, वर्टेक्स की साइड में 2 होता है और दूसरी जो साइड है उधर 1 होता है। मीडियंस आर कंकरेंट एट सेंट्रॉइड। जो अल्टीट्यूड्स दे आर कंकरेंट एट अर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट एट अर्थो सेंटर। ठीक है सर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अर्थो सेंटर बता देता हूं बेटे। ये ट्राइंगल है आपका ए बी सी, इसमें अल्टीट्यूड ड्रा करो AL। अब की बार ये 90 है। मीडियन ड्रा करोगे तो आपको सेंट्रॉइड मिलेगा, अल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो अर्थो सेंटर मिलेगा। एक और अल्टीट्यूड ड्रा करो, ये देखो BM रख लो, ये 90 डिग्री एंगल मान के चलिए आप। तो ये यहां पर जहां कट करते हैं ना, इसी को अर्थो सेंटर को जनरली H से डिनोट करते हैं। H फॉर अर्थो सेंटर। जो स्टैटिक्स होती है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट है, एक स्टैटिक्स एक डायनामिक्स। जो स्टैटिक्स है उसमें ये अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब आप हायर क्लासेज में यूज करोगे। तो ये अर्थो सेंटर कहां? साइंस में यूज होता है, स्टैटिक्स में। एक डायनामिक्स होती है, मैकेनिक्स का पार्ट डायनामिक्स, और एक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ये यूज होते हैं। ओके। अच्छा, और थर्ड वाला अल्टीट्यूड ड्रा करना तो यहीं से पास होगा। अल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कंकरेंट एट अर्थो सेंटर। ये 90 डिग्री होगा। जहां अल्टीट्यूड्स कट करते हैं उसे अर्थो सेंटर कहते हैं। और जैसे ये आपका ट्राइंगल है कोई है, और तो इसके साइडों के राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दो। साइड का राइट बाइसेक्टर, जैसे ये साइड है, इसके मिड पॉइंट से पास हो, मिड पॉइंट से पास हो, और परपेंडिकुलर भी हो। मतलब देखो अल्टीट्यूड से ये अलग है, ये अल्टीट्यूड वो AL दिख रहा है, इसमें अल्टीट्यूड, ये जो CM है ये अल्टीट्यूड नहीं जो मैंने ड्रा कर दिया, ये क्या है? राइट बाइसेक्टर है, 90 डिग्री और मिड पॉइंट से पास होता है। ऐसी 2 लाइनों के अगर राइट बाइसेक्टर ले लें, एक इसका भी राइट बाइसेक्टर ले लो, ऐसे कोई राइट बाइसेक्टर, तो जहां ये कट करेंगे ना वो सरकम सेंटर होता है। राइट बाइसेक्टर कट एट सरकम सेंटर। इस सरकम सेंटर को आप सेंटर लोगे, इसे O को सेंटर लोगे और OA को रेडियस लेकर के सर्कल ड्रा करोगे तो वो तीनों पॉइंट से ऐसे पास हो जाएगा। दिस O फॉर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और ये O किसका है? राइट बाइसेक्टर्स। यहां लिख देता हूं, राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। हम राइट बाइसेक्टर यहां भी फिलहाल स्टडी नहीं करेंगे, या आपने पूछा, एक पूछा तो 2 बताने पड़ते हैं मुझे। तो राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट एट सरकम सेंटर, वो लिखा तो है वहां। और अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट एट अर्थो सेंटर, ये भी लिख देता हूं। अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट, दे पास थ्रू 1 पॉइंट एट अर्थो सेंटर। ये सरकम सेंटर। और कोई सेंटर याद है आपको तो बताऊं मैं, और भी ऐसा होता है सेंटर कोई? ओके, और भी सेंटर होता है बेटे, इन सेंटर कहते हैं उसको, इन सेंटर। जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, ऐसे एंगल बाइसेक्टर, तो ये I पर कट करते हैं। अच्छा, I फॉर इन सेंटर,
उसके बाद आई को से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो उसके बाद इसको रेडियस लेकर के जो ऐसा सर्कल ड्रा करते हैं, सर्कल वो तीनों साइडों को टच करता है अंदर अंदर, तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और इस आई को बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर मतलब यह है कि एंगल बाइसेक्टर्स intersect at in center। जो हायर साइंस लर्न करेंगे वहां पर आपको हमारे बताए हुए इन सेंटर, सरकम सेंटर, अर्थो सेंटर, सेंट्राइड सारे के सारे काम आएंगे आपको। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो ये कहा सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये 3D में एक वेक्टर यहां पर इंट्रोड्यूस्ड है सामने। मैं आपको ये कंसेप्ट अलग से ही पेज पे बता देता हूं। 3D फिगर आपको शायद पता है, +1 से कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। ये रही एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे? आई एक्सिस। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? जे एक्सिस। जेड को बोलते हैं के एक्सिस। याद करो नोटेशंस को। जो एक्स एक्सिस है उसी को डायरेक्शन आई डायरेक्शन कहते हैं, और जो वाई एक्सिस को जे डायरेक्शन कहते हैं, जेड एक्सिस को के डायरेक्शन कहते हैं। अब देखो यहां पी पॉइंट आपको स्पेस में ले चलता हूं। ओ से लेकर के आप इधर को चले, कितनी डिस्टेंस चले? एक्स। किसके अलोंग चले? आई के अलोंग। पहुंचे ए पॉइंट पर। उसके बाद आप ना वाई एक्सिस के पैरेलल चल पड़े। वाई डिस्टेंस कहां पहुंच गए? बी पर। डिस्टेंस क्या है? वाई, और डायरेक्शन क्या है? जे की। ओ से ए पर गए, और ए से बी पर गए, और बी से फिर ऊपर हाइट पर गए। अभी तक पता है एक्स वाई प्लेन में है, फ्लोर में है। आप एक्स वाई प्लेन है, ये नीचे फ्लोर में है। अब फ्लोर से ऊपर चल के जहां फैन का मोटर दिखता है, ऊपर वाला फैन, सीलिंग में जो फैन लगा हुआ है, वहां पे पहुंचे, तो वहां पे ना नीचे से फिर ऐसे ऊपर को जाओगे, ये फैन के उस मोटर वाले पॉइंट पे पहुंच गए। ये जेड, सपोज करो ये बीपी जेड है, तो आप पहुंच गए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर पहुंच गए। तो अब हम इस सिचुएशन में आपको वेक्टर ओपी सिखाएंगे। वेक्टर ओपी फिर क्या बना, कैसे बना? वेक्टर ओपी हो गया वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी पी। ये वेक्टर ओपी हो गया। अच्छा आगे चलो, वेक्टर ओ ए पता है क्या है? मॉड ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ओ ए। एवरी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बोलने में प्लस, राइटिंग में इनटू होता है पक्का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इनटू डायरेक्शन ऑफ ए बी। वेक्टर बीपी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बीपी मॉड बीपी इनटू डायरेक्शन ऑफ बीपी। मॉड ओ ए आपने ना एक्स लिया हुआ है, एक्स, और ओ ए की डायरेक्शन ली हुई है आई। ए बी का मॉड वाई लिया हुआ है, और ए बी की डायरेक्शन कौन सी है? जे। बीपी का मॉड जेड लिया हुआ है, और बीपी की डायरेक्शन क्या है? के। और वेक्टर ओपी को वेक्टर आर कहते हैं। ये वेक्टर आर कहते हैं। ये देखो फार्मूला रेडी हो गया। अगर इसे वेक्टर आर बोलते हो तो ये पी पॉइंट पता है क्या हो गया? पी पॉइंट की पोजीशन हो गई वेक्टर आर, क्योंकि वेक्टर आर
इज पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन यहां रेडी है और इसीलिए इस पोजीशन को वेक्टर आर कहते हैं। तो पी पॉइंट क्या हो गया, पी पॉइंट एक्स वाई जेड, उसी को वेक्टर आर, ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कहते हैं वेक्टर आर, उसी पॉइंट को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के भी कहते हैं। ये देखो इतने नोटेशन है, एक्स वाई जेड बोलोगे उसी को वेक्टर आर बोलेंगे, उसी को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोलेंगे, और यहीं से 3D स्टार्ट होगी। जब भी कभी हम 3D कराएंगे तब 3D का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अब इस जो वेक्टर आर दिखता है इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ निकल सकती है, ठीक है। तो लेंथ इधर देखो, मॉड आर, लेंथ ऑफ आर, मुझे लगता है डायरेक्ट याद कर लो, अंडर द रूट आई, इसे आई कंपोनेंट कहते हैं एक्स को, एक्स इज कॉल्ड आई कंपोनेंट, तो इसका करो स्क्वायर, वाई इज कॉल्ड जे कंपोनेंट, उसका स्क्वायर करो, z इज कॉल्ड k कंपोनेंट, तो उसका स्क्वायर करो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये उस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड याद, कमिट टू मेमोरी। वेक्टर आर की वैल्यू ये है तो मॉड आर की वैल्यू ये है। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर आर चाहिए, तो वो क्या होता है, वेक्टर आर बाई मॉड आर, याद करो इसे भी, कमिट टू मेमोरी, CTM। वेक्टर आर क्या है, वो ऊपर लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और समझने वाले समझे, मैं बताता हूं ये मॉड आर का वैल्यू इतना क्यों होता है, वो बता देता हूं, पर नहीं समझो तो कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, समझ लो तो बहुत अच्छा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, OA और AB के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एज ए रिजल्ट ये जो दिखता है ना OB, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी इस वाले राइट ट्राइंगल के ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम लग के इतना आ जाता है। उसके बाद जो OB और BP के बीच का ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। 3D को समझने वाले इस बात को समझ लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। A पॉइंट फ्लोर पर है, B भी फ्लोर पर है। A पॉइंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, लेंथ के अलोंग है, और B पॉइंट है फ्लोर के ऊपर, P पॉइंट है ऊपर। तो ये चीजों को अगर फिगर आप अपने माइंड में फिजिकली प्रैक्टिकली देखोगे तो ये 90 डिग्री बैठेगा। ये 90 डिग्री होने की वजह से फिर से पाइथागोरस थ्योरम इसके और इसके ऊपर लगा दो, तब जाके ये रूट स्क्वायर ऑफ दैट दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दैट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से ये आया करता है जो मैग्नीट्यूड है। हाँ जी सर, जैसे जो वो OB है, जो उसकी जो लेंथ है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हाँ, तो अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो डबल अंडर रूट OB नहीं स्क्वायर करोगे, डबल अंडर रूट नहीं करोगे ना, उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके सर। हाँ, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो जो रूट लगा है वो एक ऊपर वाला वो तो यहां लगा, ये देखो, और इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर आएगा। ओके सर, ठीक है, बाकी डायरेक्ट याद करो, ज्यादा जरूरत नहीं ज्यादा की, इतना डायरेक्ट याद कर लो। वेक्टर आर क्या होता है और मॉड आर क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी घड़ी हम लोग निकालेंगे वेक्टर आर, मॉड आर और यूनिट वेक्टर आर की जरूरत हमें बार बार रहती है। और कुछ बातें जो अभी इन पासिंग मैंने बता दी थी, इस स्लाइड में प्रॉपरली लिखी हुई है। पहचानो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जिसे हम वेक्टर आर कहते हैं, और जिसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 3D करनी है। तो 3D के नोटेशन अभी से थोड़ा थोड़ा जहां आते हैं वहां लर्न करो, तीनों बातें एक ही हैं ये। अब देखो, इस वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका
आई कंपोनेंट, कोई पूछे कि इस वेक्टर का आई कंपोनेंट क्या है, तो वो आई के जो कोफिशिएंट है ना एक्स, उसे कहते हैं। और एक्स क्या है? स्केलर कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। अच्छा, ज्यादातर हम लोग स्केलर कंपोनेंट पूछते हैं और स्केलर कंपोनेंट को कंपोनेंट कहते हैं। अगर कोई कंपोनेंट पूछ दे तो आप स्केलर वाला बताओगे, कंपोनेंट अकेला पूछ दे तो स्केलर वाला बताना होता है। जब पर्टिकुलरली बोल दे नहीं वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो एक्सआई बताना है। तो एक्सआई में इसमें देखा आपने एक स्केलर कंपोनेंट आई कंपोनेंट कहते हैं इसको, आई कंपोनेंट एक्स है, जबकि वेक्टर आई कंपोनेंट एक्स आई। कभी कभी रेयर केसेज में ऑब्जेक्टिव्स में वेक्टर कंपोनेंट पूछ देता है, तो बच्चों को पता नहीं होता तो वो ये वाला लिख देते हैं, तो आप समझो ये वाला होता है। अच्छा, जे कंपोनेंट देखो, जे कंपोनेंट कहते हैं जे के कोफिशिएंट को, वाई को, लेकिन अगर वेक्टर का जे कंपोनेंट पूछा, जे वेक्टर कंपोनेंट, तो वो बाई जे होगा। इसी तरह के कंपोनेंट कहते हैं जेड को, और के कंपोनेंट जेड, और उसको वेक्टर कंपोनेंट जेड के। और आपने वो तो जान ही लिया, फिगर आपको दिखाई थी हमने वेक्टर आर की ओपी की। तो इस एक्स को कहते हैं प्रोजेक्शन। ये एक्स का सिग्निफिकेंस ये बाई चांस कहीं ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वही वेक्टर आर जिसे हमने ओपी बोला था, ऑन एक्स एक्सिस। वेक्टर आर किधर है? ये। तो x को क्या बोलते हैं? x इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन x एक्सिस। तो y इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन y एक्सिस। z इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ऑन z एक्सिस। इनको x y z को प्रोजेक्शन की तरह भी देखा जा सकता है। बेटे कोई डाउट कंफ्यूजन पूछोगे तो पक्का बताऊंगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। प्रोजेक्शन वाली बात 3D में हम फिर से आपको और अच्छी तरह समझाएंगे, ठीक है? प्रोजेक्शन अगर नहीं 3D में क्यों, ये वेक्टर अलजेब्रा में ना आगे चल के प्रोजेक्शन आएगा डॉट प्रोडक्ट में, तब आपको हम प्रोजेक्शन अच्छी तरह सिखाएंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 1 या 2 लेक्चर के बाद ना, डॉट प्रोडक्ट शुरू है, वहीं से मेन सिलेबस आपका स्टार्ट है। तो मेन जो दो कोर्स में है ना, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट आपके कोर्स में है। तो वो जब स्टार्ट होगा तब आपको वहां प्रोजेक्शन अपने आप आएगा सामने, तब प्रोजेक्शन आपको सिखाएंगे। Show that these vectors form sides of equilateral triangle। आपको प्रूव करके देना है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या फॉर्म करते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड्स फॉर्म करते हैं, साइड्स। यही वर्टेक्स को भी कभी कभी डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर भी हो सकते हैं ये, लेकिन प्रेजेंट केस में ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, वर्टेक्स नहीं है, बल्कि साइड्स बोल रहा है। तो साइड्स है, आप वर्टेक्स लेके मत चलिए। ये अगर वर्टेक्स है तो साइडें हमें निकालनी पड़ती हैं, पर इस केस में ऐसी है सिचुएशन, ए वर्टेक्स, तो ए वर्टेक्स की ये चीज पोजीशन भी तो हो सकती है, पर आपके क्वेश्चन में पोजीशन नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है दीज फॉर्म साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप प्रूव करके दीजिए, तो साइड्स प्रूव करके दीजिए, ना कि वर्टेक्स प्रूव करके दीजिए। यहां पे लिखा होता ना वर्टिसेज, तो हम वर्टेक्स बनाते, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स है। अच्छा, अभी क्या है, आप इसे वेक्टर ए ले लीजिए, कैपिटल ए के सामने की साइड को वेक्टर ए बोलने में बहुत अच्छा रहता है, बाकी ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल आपके लिए नहीं है। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को वेक्टर ए बोलोगे, अच्छा लगेगा। 3√3i माइनस 3j। बी के सामने की साइड को अगर वेक्टर बी बोलेंगे तो अच्छा है, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। सी के सामने की साइड को वेक्टर सी बोल दीजिए, बहुत अच्छा है। 3√3i प्लस 3j। मैंने रफली इंडिकेशंस आपको दे दिए हैं,
ये रफ इंडिकेशंस हैं। अगर हम बहुत ही फेयर की बात करें तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन एक्चुअली ये BA डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड पे इसका फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये डायरेक्शन A to B नहीं है, A to B डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम है। वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इन दोनों का सम होने की वजह से उसकी डायरेक्शन रेगुलर नहीं होगी। जैसे अभी चल रहे थे ना, इधर 1 2 फिर 3 नीचे की तरफ, तो रेगुलर डायरेक्शन होने पर ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम 0 होना चाहिए। यहां पर पता है क्या है, वेक्टर BA, ट्राइंगल रूल। वेक्टर BA इज इक्वल टू BC प्लस CA है यहां पर, तो वही मैंने बना दिया, BC प्लस CA इक्वल टू BA बना दिया। आप ऑब्जर्व करो तीनों साइडों का रिलेशन, BC प्लस CA इक्वल टू AB नहीं है, यहां BA है, तो मैंने BA, तब आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ा ज्यादा बता दिया। लेकिन डायरेक्शन आप फिगर बिल्कुल मत बना तो भी सोल्यूशन आपका करेक्ट है, ठीक है। हाँ, फिर फिगर नॉलेज हो तो अच्छा है। तो अभी तो ये ट्राइंगल लॉ है ना? हाँ, ट्राइंगल लॉ है, और क्या, BA इक्वल टू BC प्लस CA, बिल्कुल है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है। अच्छा, अब इनके ना मैग्नीट्यूड्स निकालता हूं, क्योंकि आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। तो मॉड A इज इक्वल टू, तीनों साइडों के मॉड निकालता हूं, मॉड की प्रैक्टिस होगी आपकी। I कंपोनेंट 3√3 का स्क्वायर करें और J कंपोनेंट -3 का स्क्वायर भी करें। ये 9 3 जा 27 और 9 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया। अब आप मॉड B निकालोगे अंडर द रूट J कंपोनेंट 6 का स्क्वायर, और I और K कंपोनेंट वहां है ही नहीं, तो अच्छी बात है, 6 हो गया। मॉड C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये रहा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 3 जा 27 और 9 36 का स्क्वायर रूट 6। आपने देखा तीनों इक्वल है। मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। इस डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है आपको, आप रेगुलर डायरेक्शन बना दो, आपको कोई प्रॉब्लम, रफ फिगर है आपकी, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन बना दो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे। आपको इस क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मॉड A इक्वल टू मॉड B इक्वल टू मॉड C का मतलब है ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल। डाउट पूछ सकते हैं? तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल, ईच इक्वल टू 60 डिग्री होगा। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या है, AB इक्वल टू लेमडा टाइम्स BC आना चाहिए। तो पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, AB इक्वल टू लेमडा टाइम्स BC आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट आना चाहिए। तो इनको कोलिनियर प्रूव करना है, तो आप वेक्टर AB निकालो पहले। ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर को रीड करना सीखो सब लोग। 3 - 5 1 जो लिखा है ना, इसका मतलब है 3i - 5j प्लस 1k। ये -i प्लस 0j प्लस 8k। ये क्या है, 7i - 10j - 6k। अच्छा, तो वेक्टर ए बी का ये फार्मूला मैंने आज बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्रूव करके दिया था, याद करो उसको। बी की पोजीशन पता है क्या हो गई, ये हो गई -1 0 8। अब ए की पोजीशन ये रही 3 -5 1। आप आई जे के टर्म्स में भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी चल जाता है, प्रॉब्लम नहीं। -1 -3 -4 हो गया, 0 -5 5 हो गया, 8 -1 7। और फर्दर अगर लिखना है आपको तो -4i प्लस 5j प्लस 7k, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है।
उन्हें भी IJK में लिख सकते हो, और डायरेक्ट लिख दिया तो कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं। ये वेक्टर ए बी हो गया आपका। कोलिनियर प्रूव करना है तो आप ए बी और बी सी निकालिए, इनमें आपस में कोई रिलेशन निकलेगा। ए बी इक्वल टू हाफ टाइम्स बी सी निकलेगा, या ए बी इक्वल टू -2 टाइम्स बी सी निकलेगा, ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी जरूर निकलेगा, तो समझ लेना ये कोलिनियर है। तो ट्राई करो वेक्टर बी सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी क्या है, ऊपर लिखा है, वो लिखा है 7 -10 -6, और बी की पोजीशन इधर है -1 0 and 8, can be written as follows: 7 + 1 8 -10 -0 -10 -6 -8 -14। ये देखो वेक्टर बी सी आपका तैयार हो गया है, और ये आया 8i -10j -14k। अब आप दोनों को ऑब्जर्व करें, इसे ए बी को देखो, इसे और इसे, इसमें आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन? -2 का टाइम्स। हाँ, आप ऐसे बोलोगे तो ज्यादा ठीक है, मर्जी है वैसे बोलो। ऐसे बोलो कि वेक्टर बी सी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए बी बोल दो, ये भी चलेगा। ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, -2 का इधर -12 बी सी, ये बोलो या ये बोलो, मर्जी है। ए बी इक्वल टू -12 बी सी, दोनों एक ही बातें हैं, और इसका मतलब है ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी कभी भी आएगा तो वो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, और ये पॉइंट्स बिल्कुल ही कोलिनियर हैं, क्योंकि ए बी और बी सी पैरेलल है। यहाँ ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है ना, क्योंकि ये वेक्टर उस वेक्टर के इक्वल है, तो सेम है। तो ए बी और बी सी पैरेलल, तो स्ट्रिक्ट पैरेलल तो हो ही नहीं सकते। ये ए बी और बी सी कुछ इस तरह के होना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है, दोनों वेक्टर्स में एक पॉइंट कॉमन है। टू वेक्टर्स हैव वन पॉइंट इन कॉमन, सो दे कैनॉट बी स्ट्रिक्टली पैरेलल, सो पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। ये इसके पीछे आइडिया है। एक पॉइंट बी है ना, वो कॉमन है दोनों में, तो पैरेलल में इस तरह का हो ही नहीं सकता। ए बी और बी सी ये पोजीशन तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बी दो जगह हो गया। वो कहते हैं बी सेम है, तो सेम तभी तब ये कोलिनियर ही बनाना पड़ेगा आपको, ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट्स हो गए कोलिनियर, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी आपको दे रखे हैं, फाइंड मॉड ऑफ 3a - 2b + 4c। ये चीज की आपसे डिमांड कर दी। अब देखना 3a - 2b + 4c की वैल्यू मैं यहां निकाल, 3a निकालो, यहां का 3 टाइम्स करो, 9i -3j -12k, 3a हो गया, -2b यहां से निकालो, +4i -8j +6k, इसका -2 टाइम्स कर दिया। अब 4 टाइम्स वेक्टर सी, इसका 4 टाइम्स करो, +4i 4 2 जा 8j -4k, और टोटलिंग करो 17i -3j, 8j कट गया, और 12 4 16 और 6 10k। 3a - 2b + 4c हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका मॉड निकालना है। 3a - 2b + 4c का मॉड ये रहा, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर करो 289, -3 का स्क्वायर करो 9, 10 का स्क्वायर करो 100, -10 का स्क्वायर 100, ये आ गया
389 एक और 9 एक और कुछ आ गया, 9 9 18 कैरी 189 398 है ये यहाँ। और कोई डाउट लगा हो तो पूछ लो। ओके, और डाउट नहीं लगा तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले दिन थोड़ा सा और करके फिर ना वो शुरू हो जाएगा आपका मेन वर्क इसका।